हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2024 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 27 नवंबर 2025 से 2 फरवरी 2026 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के क्लास में 3 फरवरी 2026 के तीनों शिफ्ट के सवालों को सॉल्व करेंगे और रिपीटेड सवाल को स्किप कर दिया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, 33,600 रुपया की राशि को एक्स वाई और जेड के बीच विभाजित किया जाता है। एक्स को वाई की तुलना में 4,000 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं तथा जेड को वाई की तुलना में 8,000 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं। एक्स वाई और जेड द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आसानी से सॉल्व करेंगे इस सवाल को। अब देख रहे हैं टोटल राशि कितना है आपका, 33,600 लिखते हैं। 33,600 रुपया है। अब ये जो डिफरेंस है एक्स और वाई के बीच 4,000 का डिफरेंस है और जेड और वाई के बीच जो डिफरेंस है ये 8,000 का डिफरेंस है। तो आपको क्या करना है, टोटल राशि में से इन दोनों डिफरेंस को जोड़ के माइनस कर देना है। तो यहाँ पर 8,000 और यहाँ पर 4,000, तो टोटल यहाँ पर 12,000 रुपया आपको माइनस करना है। जब आप माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 21,600 रुपया। ठीक है, तो डिफरेंस को हमने घटा दिया, तो बाकी जो राशि बचा उस राशि को एक्स वाई और जेड तीनों के बीच इक्वली डिवाइड किया जाएगा। तो 3 से अगर डिवाइड कर दें तो तीनों का शेयर आ जाएगा। कितना, ये डिवाइड करने से आपको मिलेगा 7200 रुपया। ठीक है, अब देखिए एक्स को वाई से 4,000 अधिक, जेड को वाई से 8,000 अधिक प्राप्त हो, यानी कि वाई का राशि यहाँ पर जो है कांस्टेंट है। तो ये जो इक्वल शेयर यहाँ पर हम लोग निकाले थे, ये किसका शेयर हो जाएगा, वाई का हो जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना है बाकी का। तो एक्स का कितना हो जाएगा, सिंपल सा 4,000 अधिक है तो 7200 में 4,000 जोड़ देंगे तो 7 4 11,200 रुपया एक्स का आएगा। जेड का अगर हम लोग निकालें तो जेड जो है वाई से 8,000 अधिक है, तो 7200 में 8,000 आपको जोड़ना है तो ये हो जाएगा 15,200 रुपया। ठीक है, तीनों का रेशियो निकालना है तो रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो लास्ट में आप देख रहे हैं कि सब में दो दो जीरो है, काट देंगे और 8 से कट रहा है, 8 से ये 9 बार में कटेगा, 8 से ये 14 बार में और 8 से ये 19 बार में। अब नहीं कटने वाला है, तो हमें निकालना है एक्स वाई जेड का रेशियो। तो एक्स का देखिए कितना है, यहाँ पर 14 है। ठीक है, वाई का यहाँ पर 9 है। सीक्वेंस आपको मेंटेन करना है। जेड का कितना है, 19 है, तो 19। तो ये 14:9:19 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे, 3 पाइप ए बी और सी एक खाली टैंक को क्रमशः 30 मिनट, 40 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। तीनों पाइपों को एक ही समय पर खोलकर पाइप ए बी और सी से क्रमशः तरल रसायन एक्स वाई और जेड को प्रवाहित किया जाता है। 5 मिनट बाद टैंक में रसायन वाई का अनुपात कितना होगा। ठीक है, यानी वाई का शेयर आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इन तीनों का एफिशिएंसी निकालना होगा कि ये तीनों पाइप 1 मिनट में कितना ये अपना अपना द्रव्य फेंक रहा है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर ए जो है 30 मिनट में भरता है, बी जो है ये 40 मिनट में भरता है और सी जो है इसे 45 मिनट में भरता है। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, ऐसे तो नहीं निकाल पाएंगे, 45 लेंगे उठा के, उसके बाद इसका 5 है, 8 नहीं है, 8 से यहाँ गुना कर देंगे और इसका 15 दो दोनों है, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, 9 चौके 36, 360। ठीक है, अब अगर डिवाइड करेंगे 30 से इसको तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 12। 40 से करेंगे इसको तो आएगा 9 और 45 अगर करते हैं तो आएगा 8। यानी अगर ए चल रहा है तो ये 12 यूनिट जो है एक्स द्रव्य को प्रवाहित करेगा, बी 9 यूनिट करेगा, सी 8 यूनिट करेगा। और ये हमसे पूछ रहा है वाई का अनुपात, तो वाई कौन फेंक रहा है, वाई फेंक रहा है बी। तो देखिए 9 यूनिट फेंकेगा 1 मिनट में और तीनों द्रव्य का मात्रा कितना होगा 1 मिनट में, 12 और 9 21 8 29। ठीक है, तो टाइम से यहाँ पर हमें मतलब नहीं रहता है जब ये अनुपात पूछे, क्योंकि अगर 5 मिनट बाद पूछ रहा है तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है कि अगर बी 5 मिनट चलेगा, ठीक है, तो बाकी पाइप भी 5 मिनट चलेगा तो इसको भी 5 से गुना करना होगा। तो टाइम तो यहाँ कटना ही है, तो बचेगा क्या, 9/29।
ये इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 4 गुने में से 8 घटाने पर प्राप्त परिणाम संख्या के 3 गुने से 6 अधिक है। ठीक है, देखिए इस सवाल का आंसर आप मौखिक लगा सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर 4 गुना है और यहाँ पर 3 गुना है। अगर आप 4 गुने में से 3 गुने को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 गुना। मान लीजिए संख्या x है तो x का 1 गुना x ही होगा। और यहाँ देखिए, अगर 4 गुना से 8 घटाते हैं 3 गुने से 6 अधिक मिलता है, तो ये भी इसका डिफरेंस ही है। ठीक है, गैप है दोनों के बीच। किसके बीच, 4 गुना और 3 गुना के बीच। 8 6 14, तो x का वैल्यू यहाँ से 14 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर दोनों तरफ रहता, जैसे 8 घटाने से 3 गुने से 6 कम है, तो यहाँ पर डिफरेंस ले लेते। लेकिन एक जगह घट रहा है एक जगह अधिक हो रहा है, तो यहाँ पर जोड़ना होगा आपको। और बेसिक तरीका तो है ही, x अगर माने हैं संख्या को तो 4 गुना 4x हो जाएगा। उसमें अगर आप 8 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3x से 6 अधिक। ठीक है, 3x प्लस 6, तो यहाँ से भी x का वैल्यू आपको 14 मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे, यदि इसका वैल्यू 4 है तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, x से ऊपर वाले को डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे तो x से एक्स स्क्वायर को x मिलेगा, माइनस 1 को x से डिवाइड करेंगे तो 1/x मिलेगा, जिसका वैल्यू 4 है। और जो आपको निकालना उसमें भी डिवाइड कर दीजिए। एक्स क्यूब से x की पावर 6 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक्स क्यूब मिलेगा, और माइनस यहाँ पर 1/x³ मिलेगा। इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा, आप जानते हैं क्या होता है, अगर x माइनस 1/x 4 है तो क्यूब में इसका अंतर कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब प्लस का 3 गुना 4। ठीक है, k³ प्लस 3k, तो यहाँ पर 4 का क्यूब 64 प्लस 12, ये हो जाएगा 76। ऑप्शन नंबर ए। आगे, इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, तो सिंपल सा है, लिखते हैं। ये है साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे ही लिख देंगे। और ब्रैकेट में अगर हम लोग देखते हैं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब नीचे अगर देखें तो यहाँ पर सेक स्क्वायर माइनस 1 है, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर सबको पता है कि साइन स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। और नीचे है टेन स्क्वायर, तो 1/10 मिला, जिसको आप लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ये इसका सही आंसर होगा। आगे, यदि ये कंडीशन दे रखा है तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका मान निकालने से पहले आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो ये वैल्यू कहाँ से मिलेगा, देखिए यहाँ से मिलेगा। यहाँ पर अगर देखें तो आधार 5 है, पावर है x प्लस वाई, जबकि यहाँ पर 3125 दे रखा है, तो इसको भी 5 के आधार में लिखना होगा। तो 3125 क्या होता है, 625 का 5 गुना, और 625 मतलब 5 की पावर 4, तो कुल मिला के ये 5 की पावर 5 आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आधार यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो पावर को क्या कर सकते हैं हम लोग, इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पर पावर है x प्लस वाई, और राइट साइड जो पावर है ये है 5, तो ये x प्लस वाई बराबर 5 आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा। अब अगर दूसरे इक्वेशन की बात करें तो यहाँ से मिलेगा, यहाँ पर आधार 3 है तो इसको भी आधार 3 में बदलना होगा। तो ये 2187 मतलब 729 का 3 गुना। 729 क्या होता है, 9 का क्यूब, 9 मतलब 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर को अगर आप 3 बार लिखते हैं गुना में तो ये मिलेगा आपको 729। इसका भी 3 गुना है ये 2187, तो कुल मिला के ये मिलेगा। कितना बार 3 आया है, 7 बार, तो ये 3 की पावर 7 इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब आधार देखिए इक्वल हो गया, पावर को इक्वल कर देंगे। यहाँ पर पावर है 3x माइनस का y, और राइट साइड का है 7, तो ये बराबर 7 हो जाएगा आपका दूसरा इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को अगर आप जोड़ देते हैं, ठीक है, तो जोड़ने से y कट जाएगा, ये 3x 4x हो जाएगा, और इधर 7 5 12 हो जाएगा। 4 से इसको डिवाइड कर देंगे 3 बार में, तो x का वैल्यू कितना मिला, 3। तो y का वैल्यू आप बता सकते हैं ऊपर वाले इक्वेशन से, x प्लस वाई 5 है, जिसमें x 3 है, तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, 5 माइनस 3 2। यहाँ पर रख दीजिए, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। x का 3 अगर रखते हैं तो 41 दिया कितना होता है, 40 दिया 120, 3 123 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 32 गुना वाई, वाई है 2, 32 गुना 64, यहाँ पर इसमें माइनस करना होगा, 13 में से 4 घटा 9, तो इकाई अंक 9 आना चाहिए। यहाँ पर दे रखा है, ये इसका
करेक्ट आंसर होगा। आगे, 4 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले किसी ठोस बेलन को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर बाह्य व्यास, 0.5 सेंटीमीटर मोटाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक खोखला बेलन ढाला जाता है। ठोस बेलन की ऊंचाई ज्ञात की। इसको 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करना है आपको, ठीक है। तो ये सवाल कौन सा है? ये है आयतन को इक्वल करने वाला। अब देख रहे हैं कि ठोस बेलन को पिघला करके ये खोखला बेलन बना रहा है, तो दोनों का आयतन बराबर होगा। तो यहाँ पर ठोस बेलन का आयतन अगर हम लोग निकालें तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को पाई लिख देंगे क्योंकि ये दोनों तरफ कट जाएगा। आर इसका क्या है? ठोस बेलन का आधार का व्यास है 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसका हाफ हो जाएगा 2। 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 लिख देंगे, इंटू एच हमें फाइंड करना है, तो एच को एच ही रहने दीजिए, बराबर। अब आपको लिखना है खोखले बेलन का। तो खोखले बेलन का अगर देखें तो इसका भी आयतन क्या होगा? पाई इंटू, यहाँ पर कंडीशन क्या है? बाह्य त्रिज्या और अंत त्रिज्या दोनों होगा, तो दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस लेना है। बाह्य व्यास ये दे रखा 12, तो बाह्य त्रिज्या यानी कैपिटल आर कितना होगा? इसका हाफ यानी कि 6, तो यहाँ 6 का स्क्वायर लेना है। माइनस अंत त्रिज्या क्या होगा? 6 बाह्य त्रिज्या, मोटाई है 0.5, तो 0.5 आप माइनस करेंगे तो अंत त्रिज्या आपको मिलेगा कितना? 5.5। तो यहाँ पर 5.5 का को स्क्वायर कर देना है, इंटू एच क्या है यहाँ पर? 15 सेंटीमीटर, तो 15 से गुना कर देंगे, तो यहाँ से काट कूट के आपका एच का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको काट लेते हैं। पाई तो कटेगा ही, 4 से नहीं कटेगा, रहने दीजिए। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो एक बार जोड़ देंगे, 6 5 11, 11.5 हो जाएगा। और डिफरेंस लेंगे तो 0.5, इसको आप फ्रैक्शन में लिख दीजिए, 1/2 गुना 15 है, और ये 4 यहाँ से आएगा इस तरफ भी नीचे, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर गुना कर लेते हैं क्योंकि आंसर नज़दीक है। तो 15 गुना 11 165 हो जाएगा, प्लस 15 गुना हाफ करेंगे तो 7.5 हो जाएगा, और नीचे हो गया 8। तो 165 7 172.5/8, 8 दूना 16 जाएगा, एक 8, 21 के बाद पॉइंट आएगा, ऑप्शन नंबर ए में है केवल, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, इसके बाद इसका दूसरा शिफ्ट को सॉल्व करते हैं। एक चुनाव में 3 प्रत्याशी ए, बी और सी है। प्रत्याशी ए को कुल वैध वोटों में से 40% वोट, प्रत्याशी बी को 30% वोट और शेष वोट प्रत्याशी सी को मिलते हैं। यदि कुल वोटों में से 12% वोट अवैध घोषित कर दिए गए और वोटरों की कुल संख्या 25,000 थी, तो प्रत्याशी सी को प्राप्त होने वाले वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। सवाल आसान है। टोटल वोट कितना है भाई? 25,000, ठीक है। अब 25,000 में से ये कह रहा है कि भाई 12% इनवैलिड है, तो बचा कितना? 88%। तो आप यहाँ पर टोटल वोट का 88% यानी 88/100 ये वैलिड हो जाएगा। अब इसमें सी को कितना मिलेगा कि ए 40 लिया, बी 30 लिया, तो 70% तो यही दोनों ले लिया, तो सी को कितना मिला होगा? 30%, ठीक है। 100 में से 70 घटा देंगे, तो वैलिड वोट का 30% यानी 3/10 आपको निकालना है, यही हो जाएगा सी का वोट। तो 2 एक 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, 11 का मल्टीपल तो सभी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ 3 भी है। 3 का मल्टीपल कौन सा? एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सिंपल सा है, ये देखिए यहाँ पर है सेक 33, यहाँ कॉसेक 57। एंगल का सम अगर देखते हैं तो 90 डिग्री हो रहा है, तो दोनों कट जाएगा। जैसे आप समझ भी सकते हैं, कॉसेक का पूरक क्या होता है? सेक। सेक का एंगल कितना होगा? 90 माइनस 57 यानी 33 डिग्री। ऊपर नीचे सेम हो गया, इसलिए ये कट जाता है, तो यहाँ से वैल्यू आपको क्या मिला? 1 प्लस। अब ये अगर देखते हैं तो ये चीज़ है, कॉट में 13 21 60 69 77। तो फर्स्ट और लास्ट को अगर आप देखते हैं तो 13 77 जोड़ने से आपको 90 डिग्री मिलेगा, और दोनों कॉट में है तो इसका वैल्यू 1 होगा। उसी तरह यहाँ 21 प्लस 69 90 डिग्री हो रहा है, यहाँ का वैल्यू 1 हो जाएगा। बचा ये कॉट 60। कॉट 60 का मान कितना होता है? 1/√3, और यहाँ √3 है, तो कुल मिला के जब आप गुना करेंगे तो ये √3 भी कट जाएगा, तो कह सकते हैं यहाँ का वैल्यू 1 है। माइनस यहाँ है। इसके बाद ये देखिए, साइन स्क्वायर 41, यहाँ साइन स्क्वायर 49, एंगल का सम 90 डिग्री, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। जैसे आप इसको अगर बदलेंगे कॉस में तो ये क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर
90 माइनस 49 यानी 41 डिग्री। अब देखिए एंगल बराबर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, गुना 2 बाहर है, कुल मिला के 2 होगा। तो 1 + 1 - 2 0 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। 70 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या और 1.5 मीटर ऊंचाई वाली एक बेलनाकार पानी की टंकी पूरी तरह से पानी से भरी हुई है। 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकाला जा रहा है। पानी के स्तर में 50 सेंटीमीटर की कमी होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, टोटल पानी का आयतन निकाल लेना है, फिर उसके बाद जो रेट है प्रति सेकंड कितना लीटर निकल रहा है उससे डिवाइड करेंगे तो टोटल टाइम आपको मिल जाएगा। तो ये टंकी कैसा है? बेलनाकार है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू ये लेना आपको, यानी 22/7 इंटू आर। ये देखिए त्रिज्या ये 70 दे रखा है तो इसका स्क्वायर लेना है 2 बार गुना करके, इंटू एच। एच क्या लेंगे? पूरा ऊंचाई आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, ऊंचाई कितना लेना है? जितना इसको खाली करना है। 50 सेंटीमीटर का कमी करना है तो ऊंचाई यही ले लीजिए 50। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको टंकी का आयतन मिलेगा किस में? सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन आपको निकालना है लीटर में, तो इसको आगे आप 1000 से डिवाइड कर देंगे। क्यों 1000 से किए? आप जानते हैं कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इसलिए पूरा सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड किए, तो ये आ गया आपका पानी का आयतन। अब यहीं पर आप क्या करिए, रेट से डिवाइड कर दीजिए, तो एक ही बार आपको आंसर मिल जाएगा। 5 से डिवाइड कर देंगे तो कुल मिला के यहाँ पर 3 जीरो दिख रहा है ऊपर में, काट देंगे, 7 भी काट देंगे और 5 भी यहाँ पर काट देंगे, तो 22×7 154, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे इसके बाद इसका तीसरा शिफ्ट सॉल्व करते हैं। 48 सेंटीमीटर ऊंचाई और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के एक सिरे से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार छिद्र खोदा जाता है। दूसरे सिरे से 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला खोदा जाता है। शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव है, आप एक डायग्राम से समझ लीजिए पहले। ये कहना क्या चाह रहा है? ये कह रहा है कि मेरे पास एक बेलन है, ठीक है, इस तरह का एक बेलन है। इसमें इसने क्या किया है, एक सिरे से शंक्वाकार छेद कर दिया है और इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर और बेलन का रेडियस कितना है? 14, यानी ये पूरा है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक 14, इसमें 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अगर छेद करेंगे तो मान लीजिए इस तरफ ये छोटा सा छेद आपको दिखेगा, ठीक है, इसका आधा लगभग। इस तरह से एक बेलनाकार इसमें होल कर दिया है। अब दूसरा सिरा पे इसने एक अर्धगोला खोदा है, तो अर्धगोला आपको किस तरह से दिखेगा? इस तरह से दिखेगा और इसका ऊपरी भाग इस तरह से रहेगा जो खुला हुआ आपको दिखेगा। अब ये कह रहा है कि ये सब करने के बाद इस ठोस का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले आपको ये जो बेलन है इसका कर्व सरफेस एरिया लेना है जो कि हो जाएगा 2πRh, ठीक है। अब नीचे वाला भाग में देखते हैं तो ये एक गोला खोद दिया है, तो गोला खोदने से कौन सा एरिया क्रिएट हुआ? ये जो धंसा हुआ आपको दिख रहा है ये वाला, तो ये एरिया क्या होता? ये गोला का कर्व सरफेस एरिया हुआ, इसका फॉर्मूला होता है 2πr², तो यहाँ से 2πr² आपको लेना है। इसका गोला का रेडियस और ये बेलन का रेडियस इक्वल है तो इसलिए दोनों जगह आर ले लिए। अब अगर आगे बात करें तो इन्होंने कहा है एक शंकु खोदा है, तो ये शंकु खोदने से क्या हुआ? नया क्षेत्रफल क्रिएट हुआ, ये अंदर जो धंसा हुआ है शंकुआकार, ठीक है, तो ये एरिया क्या हो जाएगा? πRl। लेकिन शंकु का रेडियस है आपका 7 और ऊंचाई है आपका कितना? 24, तो इसका एल कितना हो जाएगा? तिर्यक ऊंचाई 7 24 25, ट्रिपलेट होता है तो 25 हो जाएगा इसका स्लैंट हाइट, ठीक है। तो यहाँ से πRl आपको लेना है, वैल्यू रख दीजिए, पाई को पाई रहने दीजिए, आर आपका हो जाएगा ये 7 और एल हो जाएगा आपका 25। इसके बाद एक चीज़ और आपका छूट गया। अब देखिए छूटा क्या है आपका, ये जो सर्कुलर पार्ट आपको दिख रहा है बेलन का, उसमें ये छेद छोड़ के बाकी एरिया तो रह गया, इसको भी तो आपको कैलकुलेट करना है।
ठीक है। ये एक छल्ले की तरह आपको दिखेगा, ये मान लीजिए ऊपर से दिखेगा, इसमें इस तरह से होल दिखेगा। तो ये वाला एरिया भी तो आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या लगाएंगे, पाई इंटू पाई त्रिज्या, जो कि ये बेलन का त्रिज्या होगा, ये कितना दे रखा है 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस ये छोटा वाला त्रिज्या जो कि ये दे रखा था 7, तो 7 का स्क्वायर। तो ये सारा जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ से टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, आप यहाँ पर देख सकते हैं पाई सभी में है, कॉमन ले लीजिए। ठीक है। और कुछ कर सकते हैं क्या हम, रहने दीजिए, पाई कॉमन ले लीजिए, पाई का वैल्यू ले लेंगे 22/7। ब्रैकेट में अगर देखें तो 2 है इंटू आर एच, ये 14 है, एच 48 है। ठीक है, तो 48 गुना 14 लिख दीजिए, प्लस यहाँ पर अब पाई बाहर कर लिए तो बचा क्या 2r², तो 2 इंटू आर कितना है इसका, वही रहेगा 14, तो 14 का स्क्वायर यानी 14 गुना 14 लिख दीजिए, प्लस यहाँ से पाई बाहर कर लिए तो क्या बचा 7 गुना 25, यहाँ से पाई बाहर कर लिए तो ये बचा, तो यहाँ पर a² माइनस b² लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक बार जोड़ देंगे 21 हो जाएगा, एक बार डिफरेंस ले लेंगे 7 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको कटाइए, 7 से सभी में कट रहा है, 7 दूना, और यहाँ पर भी 2 बार में, यहाँ पर 7 कट रहा है, यहाँ पर भी 7 कट रहा है, और कटता हुआ तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ये आ गया 22, 48 दूना 96 दूना 192 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, प्लस 14 चौके 56 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ 21 हो जाएगा। तो कुल मिला के आप इकाई अंक देख लीजिए, यहाँ से 2 है और यहाँ से 2, 6, 8, 5, 13, 1, 14 यानी 4, तो 4 दूना 8 आ रहा आपका इकाई अंक, एक ही ऑप्शन में दे रखा था, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, 3 नल ए बी और सी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे, 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए हर समय खुला रहे तथा नल बी और सी को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाए, इसमें नल बी को पहले खोला जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। पहले तीनों का एफिशिएंसी निकालना होगा। लिखते हैं ए 12 घंटे में, बी 15 घंटे में और सी जो है इसको 18 घंटे में भरते हैं। टंकी का कैपेसिटी इन तीनों का एलसीएम 180 हो जाएगा। 12 से ये 15 बार में जाएगा, 15 से ये 12 बार में जाएगा और 18 से ये 10 बार में जाएगा। अब ये क्या कहा है कि नल ए हर समय, यानी ए जो है ये फिक्स है, तो ए चलेगा हमेशा। पहला घंटा की अगर बात करें, ठीक है, फर्स्ट आवर, तो ए चलेगा, उसका साथ कौन देगा, बी देगा, क्योंकि पहले बी को खोला जाता, तो ए प्लस बी पहला घंटा काम करेगा। दूसरे घंटे की बात करें तो ए तो रहेगा ही, साथ में कौन आएगा, बी की जगह पर इस बार सी आएगा, क्योंकि दूसरी बार सी का बारी होता है, तो ये ए प्लस सी करेगा। फिर तीसरी बार ये आ जाएगा यहाँ पर, चौथी बारी फिर ये आ जाएगा, इसी तरह से चलते रहेगा जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए। अब आप देखेंगे फर्स्ट आवर में तो ए प्लस बी मिलकर कितना काम करेगा, ए 15 बी 12, 27 यूनिट, प्लस दूसरा यानी सेकेंड आवर की बात करें तो ए प्लस सी, तो ए 15 है, सी 10 है, तो 15 10 25 यूनिट काम होगा। इसी तरह से ये चलेगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं पहला और दूसरा टोटल 2 घंटे में कितना यूनिट काम हुआ, 27 + 25 52 यूनिट, टाइम लग गया यहाँ पर 2 घंटे का। हमें काम करना है 180, तो 52 से जाएंगे 180 के नज़दीक, तो 52 को कितना गुना करना होगा, 3 गुना कर देते हैं। ठीक है, 3 गुना अगर आप करते हैं तो 3 दूना 6 आ जाएगा और यहाँ पर 156 आ जाएगा, यानी 156 यूनिट काम 6 घंटे में हो गया। तो आंसर जो भी होगा 6 से अधिक ही होगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये इसका आंसर हो जाए। और अगर आपको निकालना आगे तो निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ तक कंप्लीट है। अब किसका बारी होगा, अब ये ग्रुप ए प्लस बी का, ए प्लस बी करता है 27 यूनिट, तो 27 यूनिट इससे करवाइए। अगर आप करवाते हैं तो काम अधिक हो जाएगा, 180 से अधिक हो जाएगा, तो नहीं करवा सकते। कितना हमें करवाना है, 180 करना था, 156 हो चुका है, 24 यूनिट ही करवाना है। ठीक है, तो 24 यूनिट काम करवाइए, किससे, ए प्लस बी से। तो ये कितना टाइम लेंगे, 24 बट्टा ए प्लस बी का एफिशिएंसी 27 है, 27 से डिवाइड कर दी, 3 से 8 बार में, 3 से 9 बार में, तो 6 घंटा यहाँ, 8/9 घंटा यहाँ पर, तो जोड़ देंगे तो 6 सही 8/9 घंटे हो जाएंगे। आगे, यदि ये है तो आर का मान याद कीजिए।
तो देखिए इस सवाल को आसानी से सॉल्व करने के लिए आप ऑप्शन से इसको सॉल्व करिए। आर का वैल्यू अगर 2 लेते हैं पहला ऑप्शन, तो यहाँ बन जाएगा क्या, 2 माइनस 1 यानी 25 की पावर 1 25, और यहाँ पर 100 है तो 125 बन जाएगा लेफ्ट साइड। राइट साइड क्या बनेगा, अगर 2 यहाँ रखते हैं आर का वैल्यू तो 2 दूना 4 माइनस 1 3 बनेगा, तो 5 का क्यूब हुआ, 5 का क्यूब 125 होता है। यहाँ बराबर हमें मिल रहा है तो आर का यही जो है आंसर होगा। और आपको कैलकुलेट करना है तो तरीका क्या होगा, ये 25 यहाँ 5 आधार को इक्वल करिए, ये 5 का स्क्वायर लिखेंगे और पावर यहाँ आर माइनस 2 पहले से तो 2 गुना हो जाएगा इसमें, तो 2r माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस 100 है और राइट साइड है 5 की पावर 2r माइनस 1, ये चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए पावर अगर माइनस में है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से 5 की पावर 2r बटा 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, भाग में, भाग में ही पावर माइनस होता है, और प्लस का 100 है और इसको भी उसी तरह से लिख देंगे जैसे इसको लिखें, 5 की पावर 2r बटा 5। अब यहाँ पर आपको दोनों जगह 5 की पावर 2r दिख रहा होगा, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग 5 की पावर 2r बराबर x मान लेंगे। जब x मानेंगे तो ये x बटा कितना हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 100 और ये हो जाएगा x बटा 5। तो यहाँ से 100 बराबर कितना हो जाएगा, ये इस तरफ भेज देंगे तो घटाने के बाद 4x बटा 25 मिलेगा, 4 से कट जाएगा 25 बार में, तो x बराबर आपका 25 गुना 25 625। ठीक है, अब ये जो x का वैल्यू आया है ये यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर आप रखते हैं तो 5 की पावर 2r बराबर 625 होगा, तो 625 को हम लोग 5 के घात में लिखेंगे, ठीक है, 5 आधार बनाकर, तो ये 5 की पावर 4 आएगा, तो यहाँ आधार बराबर हो गया, पावर को बराबर कर देंगे, तो 2r बराबर 4 होगा, r का वैल्यू यहाँ से 2 आपको मिलेगा। आगे यदि ये दे रखा है तो इसका मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सिंपल सा आप जानते हैं इस तरह के सवाल में क्या किया जाता है, दोनों तरफ x से डिवाइड किया जाता है। जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से x माइनस 1/x मिलेगा, बराबर कितना, ये -3 को राइट साइड भेजेंगे प्लस का 3। अब इसको कैलकुलेट करना है तो पहले ये निकाल लीजिए, यहाँ से निकल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना, क्या होता है फॉर्मूला, k² प्लस का 2, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 11 हो जाएगा। यहाँ रख दीजिए 11 माइनस 6 बराबर 5 आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, सिंपल सा आप जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना d1 गुना d2। d1 दे रखा है पहला विकर्ण 24 गुना d2 अगर निकल जाए तो एरिया निकल जाएगा, लेकिन यहाँ से भी आप आंसर लगा सकते हैं, 2 से ये कट जाएगा 12 बार में, 12 मतलब 3 गुना 4, ये 3 और 4 दोनों का मल्टीपल होगा जो भी आंसर होगा। 4 के मल्टीपल सभी ऑप्शन है, 3 का चेक कर लीजिए, 12 तो 14 नहीं है, 16 नहीं है, ये है 14, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको निकालना तो यहाँ से आप दूसरे विकर्ण की लंबाई निकाल लीजिए। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो भुजा की लंबाई दे रखा है ये होता है समकोण त्रिभुज का एच, ठीक है, पाइथागोरस जब हम लोग सोचते हैं, और ये जो विकर्ण दे रखा है इसका हाफ हो जाता है पी या बी, आप कुछ भी ले सकते हैं, चलिए ये पी ले लिए, तो बी आपको फाइंड करना रहता है, तो क्या होता है पाइथागोरस अगर आप लगाएंगे तो 20 12 पे ये 16 आएगा, ठीक है, 4 पंचे 4 तिया तो 4 चौके 16, तो ये जो आया है ये विकर्ण का हाफ होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर हाफ करके पी निकाल रहे हैं उसी तरह बी निकला, तो इसका अगर हम लोग डबल करेंगे तो d2 का वैल्यू मिलेगा 32, तो यहाँ पर रख देंगे 32, जब 32 रखेंगे तो गुना करने से आपका आंसर आ जाएगा। आगे इसका मान ज्ञात करना है, तो देखिए ये दोनों इक्वल है, अगर ए मानते हैं तो ए स्क्वायर और ये बन गया बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़ना एक बार घटाना है। अगर आप घटाते हैं तो घटाने से मिलेगा 30,000, ठीक है, और नीचे भी है 30,000 कट जाएगा, तो हमें आंसर कौन सा देना है, ए प्लस बी वाला, यानी कि दोनों को जोड़ के, तो जब जोड़ेंगे तो 3 यहाँ है 3 यहाँ, 6 बनेगा इकाई अंक, ऑप्शन नंबर डी में है केवल, ये इसका आंसर होगा। आगे ए का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए ताकि 8 अंकों की संख्या ये 8 से विभाज्य हो, ठीक है, देखिए अगर 8 की विभाज्यता की बात करें तो हमें आखिरी के 3 अंकों से मतलब रहता है,
तो यहाँ पर 8 7 56, 8 1 8, ये 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब बाकी के अंकों से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर मिनिमम पूछ रहा तो सबको आप 0 ले सकते हैं, और मैक्सिमम अगर पूछे तो सबको आप क्या ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। तो ए का मिनिमम वैल्यू आपको देना है 0 ले लीजिए, अगर मैक्सिमम पूछता तो 9 दे देते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे, यदि ये दे रखा है तो ए का धनात्मक मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सिंपल सा है, रिपीटेड सवाल है। इसमें क्या करते हैं, बीच वाले का गुणनफल बाहर वाले के गुणनफल के बराबर करते हैं। तो यहाँ पर ए गुना ए स्क्वायर मिलेगा आपको, और बाहर को जब गुना करेंगे तो यहाँ 54 है या 150 है, तो स्क्वायर में आपको लिखना है। यहाँ से 9 एक स्क्वायर नंबर है, अलग कर लेंगे, बचा 6, 6 गुना 150 कर देंगे, यहाँ से 900 मिलेगा। तो ए का वैल्यू क्या होगा, 9 का वर्गमूल 3 और 900 का वर्गमूल 30, तो 30 दिया 90, ऑप्शन नंबर ए। आगे, किसी क्रिकेटर का 10 पारियों में 76 रनों का औसत है। 11वीं पारी में उसने 193 रन बनाए, उसके औसत स्कोर में कितनी वृद्धि हुई, ठीक है। निकटतम पूर्णांक तक आपको आंसर देना है। तो ये भी रिपीटेड है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये 11वीं पारी में 193 रन बनाया, तो इनमें से हमें देखना है कि पुराना एवरेज इसका कितना है, 76। तो इनमें से 76 रन आप माइनस कर देंगे, क्यों, ये पुराने एवरेज को मेंटेन करने के लिए। तो माइनस जब करते हैं तो कितना बनेगा, 24 + 93, ये हो जाएगा 117। इतना रन यहाँ पर एक्स्ट्रा हुआ है, यही एक्स्ट्रा रन सभी पारियों में बांट देंगे। तो टोटल पारी यहाँ कितना है, 10 पहले था, 11वीं यहाँ पर खेला, कुल 11 पारी हो गया। तो 11 से डिवाइड करेंगे, जब आप 117 को 11 से डिवाइड करेंगे तो वृद्धि आपको मिल जाएगा कितना, 11 एक कहाँ 11, भाग नहीं लगेगा 10, फिर 70 आएगा, 11 6 के 66, तो 10.6 आया। तो इसको आप 11 के लगभग में लेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।